Hello viewers, welcome to YouTube channel Lex Consilium Foundation। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार आज यहाँ पर प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे गेस्ट और रिसोर्स पर्सन हैं कर्नल के सिंह। इनके बारे में ये बताना चाहूँगा, ये रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हैं। वो तो एक चीज है क्योंकि आर्टिलरी में इनका कमीशन हुआ और इन्होंने काफी वक्त गुजारा, लेकिन उसके अलावा आप एस फ्लायर रहे हैं और पैरा ट्रूपर हैं। जो फौज की पैरा आर्टिलरी है उसकी प्रमुख रेजिमेंट में से 17 पैराफील्ड रेजिमेंट से आप हैं। उसमें आपने उस रेजिमेंट को कमांड किया और उससे पहले और उस दौरान आपने आर्मी एविएशन नहीं बना था और एयरओपी था। उस वक्त आपने फिक्स्ड विंग में फ्लाई किया, बाद में एविएशन के वक्त आपने देखा फौज को। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 1988 के नवंबर के महीने में फौज ने, और बल्कि ट्राई सर्विस एक ऑपरेशन हुआ था जिसको नाम दिया गया ऑप कैक्टस, जिसमें कि इमरजेंसी की स्पीड पर या उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज आगरा की 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड को मूव किया गया तुरंत लाइटनिंग स्पीड पर और ले जाया गया समुद्र के दूसरी ओर मालदीव में, जहां पर आतंकवादियों ने तख्ता पलटने का प्लान बनाया था। वो उनका मंसूबा था और उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने का उनका प्लान था, जिसकी भनक, जिसकी इंफॉर्मेशन भारत में आ गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और ये फैसला किया गया दिल्ली में कि तुरंत ही 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड से ट्रुप्स को मूव किया जाए। तो इसमें एयरफोर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनको फ्लाई करके ले जाना था। और बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरह से नेवी इसमें आई। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 3 नवंबर 1988 के दिन जब आप आगरा में थे 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में, तो उस दिन आप अपने दिमाग को ले जाएं, वो याददाश्त बताएं, यहाँ पर दर्शकों से साझा करें कि ये मालदीव का जो ऑपरेशन जिसको बाद में ऑप कैक्टस का नाम दिया गया, ये किस तरह से आप इसमें शामिल हुए, क्या हुआ, वो सब शेयर करें हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। 3 नवंबर को हम लोग आगरा में थे, हमारी यूनिट आगरा में थी पैरा ब्रिगेड के साथ में। करीबन 10:30 बजे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर फरूक बलसारा, उन्होंने अपने ओ ग्रुप को बुलाया, सारे सीओस को और ओसीस को, इमीडिएट ऑपरेशन के लिए। बाय चांस है कि मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद था, तो मैं उनके पास ऑफिस में गया और जब सब सीओस वगैरह आ गए थे, जितने आने वाले थे, उन्होंने बताया कि सब के सब मैं तुरंत यहाँ आपको तैयार हो। रोक लूं तो उस ग्रुप में आपके अलावा शायद कर्नल जोशी होंगे और मेजर बबैया इंजीनियर्स के शिव रायचंद, और बीएम थे मेजर भाटिया उस समय, और डीक्यू और भी कोई था? नहीं, उस समय इतने लोग थे, बाकी बाद में आए थे। जी। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम लोग को इमीडिएट एयरबॉर्न ऑपरेशन लॉन्च करना है। जी। तो हम लोग सदके में आ गए, क्योंकि पी स्टेशन में बिना जीरो वार्निंग से एयरबॉर्न ऑपरेशन। मैंने पूछा, सर कब जाना है? उनका अभी जितना जल्दी हो सकता है। बिल्कुल जीरो वार्निंग थी। और ये जीरो दिन वार्निंग। का क्या टाइम रहा होगा लगभग? करीबन 10:30 पौने 11 का टाइम था। अच्छा, दिन में, सुबह? दिन में। जी। और उन्होंने कहा कि साहब जितने जल्दी हो आप अपने पैराट्रूपर्स को इकट्ठा करिए, अपने हथियार लीजिए, मेरी तरह के देख करके बोला अपने गन्स को तैयार कीजिए, एम्युनिशन वगैरह ड्रॉ करिए और आगरा एयरफील्ड में पहुंचिए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं जगह भी नहीं बताऊंगा कहाँ जाना है, जी। इतना पता है कि एयरबॉर्न ऑपरेशन है। और उस तो मैं समय समझ, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताएं, आपके पास कौन सी गन्स थी आपकी रेजिमेंट में? हमारे पास उसमें 75-24 मिलीमीटर गन्स थी, जी। जो कि जिनका हमने सक्सेसफुल ट्रायल भी कर लिया था एयरबॉर्न ऑपरेशन के लिए। हर एक श्रीलंका गन में? पर, हाँ, जी। हर एक गन जो है पैराड्रॉप नहीं की जा सकती है, जी। इसका हमने ट्रायल कर लिया था। हालांकि इसके पहले हमने श्रीलंका की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उस समय गन्स पैराड्रॉप नहीं हुई थी, बाई जी। रोड गई थी। और हमने फिर उनसे पूछा कि सर हमें टाइम कितना मिल रहा है? बोले 2 घंटा। और तो आई आपकी कुड नॉट, तीनों बैटरी वहां मौजूद थी? नहीं, हाँ बैटरी तीनों मौजूद थी, ऑफिसर कोई नहीं थे। जी। तो
मैं समझ गया ये तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क लगता है, क्योंकि इससे आधे घंटा टाइम तो हमको एम्युनिशन सीओडी फोर्ट से ड्रॉ करके लाने में लगेगा, जी। फिर एयरफील्ड चल के जाना 1 घंटा दूर है, जहां आपकी तब तक रेजिमेंट थी वहां से पूरी रेंज एमिनेशन डंप में तकरीबन वक्त के हिसाब से कितना डिस्टेंस था? करीबन आधे घंटा लगेगा जाने में, आधे घंटे आने में, मतलब एक एम्युनिशन को घंटे लोड में तो करने में। सिर्फ एमिनेशन आप ले सकते थे हाँ और हाँ तैयारी एम्युनिशन करना। भी। जी हाँ। तो उन्होंने जगह नहीं बताई हमको, मैं जी। समझ गया कि शायद समय पड़ने पर जगह बताई जाएगी। उसी समय हम जाने वाले थे, फिर एक टेलीफोन कॉल उनके पास आई, जी। तो उन्होंने मुझको रोका, बोले साहब आर्मी क्वार्टर से कॉल है, और उन्होंने रिसीवर उठाया, बोले जनरल रॉड्रिक्स वाइस चीफ थे, वो टेलीफोन में बोल रहे थे जी। ब्रिगेडियर बलसारा से। अच्छा। मैं ब्रिगेडियर रॉड्रिक्स की आवाज को पहचानता हूँ, क्योंकि उनके साथ नौकरी भी कर चुका था पहले। पहले आप सर्व कर चुके थे? जी हाँ, जानता था उनको अच्छी तरह से। जी। उन्होंने कहा कि फरूक कितनी देर में तुम टेक ऑफ कर सकते हो अपने एयरबॉर्न ग्रुप के साथ में? उनका साथ जितनी जल्दी हो सकता है, हम डिले नहीं करेंगे, जैसे ही रेडी होगा आपको मैं बताऊंगा। बोले ऐसा है कि आपको 2 घंटे का सिर्फ टाइम मिलेगा। फिर उन्होंने बोला मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज लिसनिंग इन। अच्छा। टेलीफोन में वही खड़े पास में सुन रहे हैं, जी। तो हम समझ गए कि मिस प्राइम मिनिस्टर से ही ऑर्डर आ रहा है। तो हम लोग समझ गए कि कितनी समस्या, बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने है, जी। और मुझे लगता है नेशनल लेवल की समस्या कोई है, जी। छोटी मोटी नहीं है। जी। और चूंकि हमको कहाँ जाना है वो हमको नहीं बताया गया था, तो हम लोग को और भी हुआ कि साहब ये तो बहुत ही गंभीर कोई बात है, आ गई है, जी। जिसके लिए बहुत पूरा काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग तुरंत सारे सीओज अपने अपने यूनिट को दौड़ते हुए गए वापस, और यूनिट को बैटरी कमांडर्स को बुला के ऑर्डर दिए गए कि तुरंत असेंबल हो जाओ और अभी लड़ाई में जाना है हम। अब सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम था हमारे पास आई, पी स्टेशन था, कोई वार्निंग नहीं थी, जवान लोग यूनिट में नहीं थे, कोई बाजार था, कोई हॉस्पिटल में था, कोई कहाँ था, कोई गार्ड ड्यूटी पे था, उनको इकट्ठा करना। और मोबाइल टेलीफोन उसमें नहीं होते थे, टेलीफोन होता ही नहीं था। किसी तरह से हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, और उसके बाद बीच बीच में मैसेजेस आते रहे। हमको ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी एम्युनिशन लेके आने में, क्योंकि एम्युनिशन इज ए डेलिकेट थिंग, उठाकर इसको पटक नहीं सकते हैं, तो धीरे से उठा के रखा जाता है, लोड किया जाता है। और उसके बाद पूरे दिन मैसेजेस चलते रहे, हम लोग इकट्ठा होते रहे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू किया। कितने दिन हमने का कहा आपने, कि कितना एमिनेशन आपके पास तकरीबन था? कुछ फर्स्ट प्लानिंग लाइन की होगी एम्युनिशन था, आपने? नहीं कोई समय प्लानिंग नहीं थी। जी। फर्स्ट लाइन एम्युनिशन जो होता है हमने वो ड्रॉ किया जी। गनों का। और ये भी नहीं था कि पूरी रेजिमेंट जाएगी कि सिर्फ एक बैटरी जाएगी उस समय, और ये भी नहीं क्लियर था कि हम पैरा ड्रॉप कर रहे हैं या पैरा लैंड कर रहे हैं। जहां तक एयरबॉर्न ऑपरेशन का सवाल आता है, तो इसका मतलब पैरा ड्रॉप होता है, तो पैरा जी। ड्रॉप में हम गन इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हमने कहा तैयारी शुरू हो जाए। और सारी के पूरे आगरा में समझ लीजिए चारों तरफ लोग गाड़ियां और लेके और सामान भाग रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। और जहां आपकी यूनिट थी वहां से एयरफील्ड का कितना रास्ता था वक्त के हिसाब से? करीबन 45 मिनट लग जाता, आधा घंटा से 45 मिनट अपनी लग जाता यूनिट है से जाने में। निकल के 45 मिनट लगते वहां पहुंचने में? जी हाँ। और हमारे साथ साथ अलावा उस समय 7 पैरा बटालियन थी, 3 पैरा बटालियन थी, और 6 पैरा बटालियन थी। 7 पैरा की यूनिट कहीं ट्रेनिंग पे गई हुई थी, 3 पैरा की भी कोई आधी बटालियन शायद लखनऊ में थी, जी। और 6 पैरा की भी शायद 2 कंपनियां किसी और ड्यूटी में थी। लेकिन जितना मस्टर कर सकते थे, जी। टास्क जो है 6 पैरा को उस समय दिया गया था। 6 पैरा में कौन सुब- कमांडिंग ऑफिसर थे? उसमें सुभाष जोशी, इलेक्ट्रॉनिक बिकम ब्रिगेडियर सुभाष जी। जोशी, उनको हम लोग अफेक्शनेटली यूज्ड टू कॉल हिम जो। लोकेशन सब पूछते थे कि कहाँ जाना है, जी। तो हम उसको तो बता दिया था ब्रिगेड कमांडर ने। जी। उस समय हमने ट्रुप्स को फिल्टर डाउन नहीं किया कि कहाँ जाना। हमने कहा आप चलिए, तैयार होइए, फिर आपको बताया जाएगा। ओके। तो मेरे बैटरी कमांडर से ये भी पूछा कि साहब अगर हमारे पास नक्शा नहीं है, हाँ। हम क्या प्लान करें? तब तक पता चला कि आर्मी क्वार्टर से एक ब्रिगेडियर मलिक थे, कोई मैप लेके आए थे, जी। साथ में कोई एयरफोर्स ऑफिसर भी आए थे। वो मैप्स लाके उन लोगों को दिए जो ब्रिगेड से हम लोग को मिले, और तब हम लोगों ने रियलाइज किया ये तो वहां का मैप है ही नहीं, मालदीव तो का। ये ब्रिगेडियर मलिक से पहले आप कभी मिले थे? नहीं, उनसे पहले कभी मेरी कभी नहीं मुलाकात नहीं मिले हुई। थे? ना, और ना, वो जो एयरफोर्स के ऑफिसर आए थे हाँ। दिल्ली से, उनसे भी आपका परिचय नहीं, नहीं था? मेरे कोई परिचय तो दे नहीं वर था। बोथ स्ट्रेंजर्स टू यू? तो हमारे दिमाग में उसमें यही बात थी कि अगर हमारे ब्रिगेड कमांडर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है कि हम एयरबॉर्न होके जाएंगे, तो हम अपने ब्रिगेड कमांडर को लेट डाउन नहीं कर सकते। उन्होंने जब इतना भरोसा हमारे ऊपर किया, और यही भरोसा नीचे तक परकुलेट हर एक जवान के अंदर हो गया कि साहब इसमें डिले नहीं कर सकते हैं, और ये काम अभी होना है।
जितने जल्दी हो सकता है। तो ये बहुत किसी ने बड़ी कोई चीज भी है कि आप में और आपकी पूरी कमांड में ये एक भरोसा था कि इसमें हमें कामयाबी हासिल करनी है, ये काम करना है, ये ड्यूटी निभानी है। जी हाँ, आपने सही कहा। सबको ऑन द फेस ऑफ इट वी सी इट वाज ए इम्पॉसिबल टास्क। जब हमारे ब्रिगेड कमांडर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हमने कहा हम अपने ब्रिगेड कमांडर को लेट डाउन नहीं होने देंगे, कुछ भी हो राइट। जाए। सब के सब पूरी तैयारी में लग गए। बाद में जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, तब तक थोड़ी बहुत खबर लीक आउट हो गई थी कि हम लोग मालदीव जाने वाले। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में हमें पता चला कि उस समय मालदीव ने प्रेसिडेंट ने बहुत सारी कंट्रीज से मदद मांगी थी। उन्होंने पहले पाकिस्तान से मांगा मदद, जी। श्रीलंका से मदद मांगा, यूके से मदद मांगा। उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन था, वो सबसे कांटेक्ट में थे मालदीव के प्रेसिडेंट। यूके ने मना कर दिया, बोले आप इंडिया को पूछिए। उसके बाद उन्होंने यूएसए से पूछा, जो कि उनका बेस वहां से सिर्फ करीब 1000 किलोमीटर डिगो गार्शिया में था। यूएसए ने मना कर दिया कि साहब हमको 2 से 3 दिन का समय लगे। और यूएसएसआर से भी शायद उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जब हमारे कंट्री को बताया गया और इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट किया, तो हमारे बड़े गर्व की बात लगी कि हमारे ऊपर इतना भरोसा दुनिया को है। एक बाहर का कंट्री जिसको अमेरिका ने मना कर दिया, हमसे आधे डिस्टेंस कम में दूरी में बैठा है। डिगो गार्शिया करीबन 1000 किलोमीटर था, हम करीबन 2500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये टास्क हमको दिया गया। तब हम समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। उसके बाद हम सब असेंबल हो गए एयरपोर्ट पे और अपनी अपनी स्टिक्स में जा करके और बना करके करीबन 6 बजे हम आगरा से टेक ऑफ कर गए। नहीं, टेक ऑफ करने से पहले ये जो ब्रिगेडियर मलिक को आपने देखा और एयरफोर्स के ऑफिसर जिनका नाम शायद बाद में आपको पता चला होगा, ग्रुप कैप्टन A.K. गोयल, जी तो ये वेद मलिक साहब ने, इन्होंने भी कुछ ब्रीफिंग वगैरह की थी? नहीं, उनकी इनकी सिर्फ कोई ब्रिगेड ब्रीफिंग कमांडर नहीं को हुई। brief। आप लोगों की जो ब्रीफिंग हुई, जो आप ओ ग्रुप में थे, वो केवल ब्रिगेडियर बलसारा द्वारा थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। ओके। क्योंकि और कोई हमको ब्रीफ कर ही नहीं सकता है, जी। ब्रिगेड कमांडर के अलावा कोई ब्रीफ कर ही नहीं सकता। उसके बाद 2 IL-76 एयरक्राफ्ट तैयार किए गए, जो पहली फ्लाइट में जाने वाले थे। जी। तो एयरक्राफ्ट नंबर 1 में 6 हाँ। पैरा की 2 कंपनी, उनके सीओ, ब्रिगेड कमांडर विद हिज ऑर्डर ग्रुप ठीक। और स्टाफ, उन्होंने पहले एयरक्राफ्ट में वो बैठ के उन्होंने टेक ऑफ किया। दूसरा जो एयरक्राफ्ट था पहली फ्लाइट का, उसमें मैं था और बाकी ब्रिगेड के बचे हुए 6 पैरा के और यूनिट्स के आदमी भी उस पे करीब 2 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया। तो उस समय पैरा ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर मौजूद नहीं थे? नहीं, वो वहां मौजूद नहीं थे उस समय। अच्छा। जी, मुझे तो ख्याल नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से क्या नहीं। नाम क्या था उनका? कर्नल A.K. चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। अच्छा, ठीक। आई न्यू हिम वेल, हम लोगों ने स्टाफ कॉलेज इकट्ठे किया हुआ था। जी। वो होते तो और भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होता। उसके बाद अब जाके हमको क्लियर हुआ, जो हमको नहीं पता, जो आपस में ब्रिगेडियर बलसारा की एयरफोर्स से और अथॉरिटी से क्या बात हुई कि हम लोग वहां लैंड कैसे करेंगे जी। या पैराड्रॉप कैसे करेंगे। तो ये बड़ा उस समय ऑन द स्पॉट जो डिसीजन ब्रिगेडियर बलसारा ने लिया, उससे बढ़िया डिसीजन कोई कभी ले ही नहीं सकता था। मैं उन्होंने यहाँ डिसाइड किया हम आपको एक ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि जब आप ने वहां से टेक ऑफ किया, ये 2 IL-76 ने, तो उस समय तक ये क्लियर था कि पैरा ड्रॉप होना है या वहां पर आप एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, ये मालूम था? का बारे में मुझे, क्योंकि ब्रिगेड बलसारा दूसरे एयरक्राफ्ट में थे और किससे क्या ताल्लुक था वो मुझे नहीं पता है। तो आप लेकिन लोगों को उन्होंने नहीं ये क्लियर पता कर था दिया था दूसरे कि हम पैरा एयरक्राफ्ट में? लैंड करें। जी। ना। और आपका प्लेन कौन ये- पायलट कर रहा था? लेकिन हम सबकी एक ही वरी हमारे माइंड में थी कि हमारे पास कोई नक्शा नहीं है और कोई इमीडिएट प्लान नहीं है कि क्या करेंगे, कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा। वो अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हो। थोड़ा क्लियरिटी तो आ गई थी, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ था कि ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया जाए। 6 पैरा लीडिंग ग्रुप में थी, जोशी अपना, वो तो उनका असॉल्ट जरूरी था। और जब हम वहां पे बाद में जब लैंड करे, तब हमको पता चला कि समस्या कितनी गंभीर थी। इतनी बड़ी गंभीर समस्या थी, जो कि अगर वो पैरा ड्रॉप किया जाता हमको वहां पे, तो मेरे हिसाब से 100 में से 90 लोग भी रनवे पे नहीं गिरते। और मैं इसको दावे से इसलिए बोल सकता हूँ, पहले तो मैं पैरा पर खुद हूँ, जी। दूसरा मैं पायलट भी रहा हूँ। बिल्कुल। 8 साल मैंने जहाज उड़ाया है। एयरफील्ड की चौड़ाई से करीब 50 मीटर है, लंबाई करीबन 2-2.5 किलोमीटर होती है। उस हाइट पे जब IL-76 एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए आ रहा है, स्पीड काफी होती है। और समुद्र के अंदर जो आइलैंड है, वहां हवा बहुत चलती है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी हवा किधर से और हमको पैराशूट कहाँ खींच के ले जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन ब्रिगेडियर
सहारा ने लिया, जबकि अगर ये हम लैंड पैराडॉक्स, तो मैंने आपको पहले बताया 100 में से 90 आदमी का भी पहुंचना मुश्किल था। के बाद जब डिसीजन ले लिया गया और जी हम वहां लैंड कर गए, तो हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग की जान बच गई है, और उसको बचाने वाले सिर्फ ब्रिगेडियर फरूक बलसारा थे। बिल्कुल लैंडिंग ठीक। के बाद में तुरंत 6 पैरा की दोनों कंपनी को लॉन्च किया गया, और वहां से तब हमको पता चला कि एयरफील्ड और माले और वो दो अलग अलग जगह हैं। हमें पता ही नहीं था, हम सोचते थे एक ही जगह है, और और दोनों के बीच जो पहला एयरक्राफ्ट जो लैंड किया, और उसमें और आपके बीच में कितना फासला था, मतलब टाइम वाइज? 5-10 मिनट का था, ज्यादा नहीं था। मतलब 10 मिनट के अंदर आप भी वहां हाँ, लैंड कर गए? तो उसके बाद जब उन्होंने सबसे पहले सिक्योर किया रनवे को, रनवे जब सिक्योर कर लिया चारों कॉर्नर से, जाके कंपनियां डिप्लॉय हो गई, ट्रुप ब्रिगेडियर बलसारा ने ऑर्डर दिया 6 पैरा को, अभी आप मेन आइलैंड पे जाइए, प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने का ऑर्डर दिया उन्होंने। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। तो कुछ ऐसा पहले इंफॉर्मेशन मिली थी, ब्रिगेडियर बलसारा और ब्रिगेडियर वेद मलिक वगैरह तो पहले एयरक्राफ्ट में थे, IL-76 आप दूसरे में थे, और आपको डेजिग्नेट मैं किया दूसरे गया था डिप्टी कमांडर, तो उसके बारे में भी कुछ खुलासा करें। नहीं, ये ऐसा कोई डेजिग्नेशन डिप्टी कमांडर का नहीं होता है। लड़ाई के बीच में अगर नहीं हो तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट आदमी जो होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती तो वो है, और जिम्मेदारी चूंकि आपको दी ब्रिगेडियर गई बलसारा थी? मुझे दी गई थी, जी। और वो भी वायरलेस के ऊपर से खबर आई थी मुझे। तो ये दोनों प्लेन्स के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन था? हाँ, वो तो होता है, एयरक्राफ्ट तो हमेशा होता है। एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, और हाँ। तीनों में कोऑर्डिनेशन था, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी उनको कंफर्म किया था कि आप लैंड कर सकते हैं, रनवे को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ओके। उन उग्रवादियों को ये नहीं पता था कि अगर वो रनवे पे कोई भी गाड़ी भी खड़ी कर देते तो हम लैंड नहीं कर पाते, और ये ऑपरेशन हो ही नहीं पाता। और वो तो उनके शायद अंदर डार्क भी नाइट थी? डार्क नाइट थी। जी। तो अभी हमारे सामने ये था कि इन्फेंट्री ने तो अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मैं एज ए गनर ऑफिसर अभी वेट कर रहा था हाँ। कि मेरी गन्स पीछे से आए हैं और हम डिप्लॉय करें इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो वो दूसरे दिन 4 की सुबह गन्स हमारी पहुंची हैं, और हमने गन्स को डिप्लॉय किया। डिप्लॉयमेंट बाद में वहां प्रॉब्लम आई कि कोई हमारे पास मैप ना, तो गन को हम अलाइनमेंट कैसे करें, गन को अलाइनमेंट कैसे करें हम। तो हमारा जो सर्वे ऑफिसर था उसने इम्प्रोवाइज ग्रिड प्रोसीजर को यूज करते हुए सर्वे किया, और गन्स को एक ग्रिड पे लाया, और फायर करने के लिए गन्स को तैयार किया। उसने रिपोर्ट किया हमें, रेडी टू फायर। आपकी तीनों तीनों अभी हम बैटरीज थी, 18 गन थी वहां पर? नहीं नहीं, तीनों बैटरी, उसमें से हाँ। 6 गन ही पहुंची थी, बाकी पीछे से और आ रही थी। तो कितनी सुबह तक उसमें सिर्फ कितनी 6 गन, गन्स पहुंच गई थी? 6 गनें पहुंच गई थी। 6। अच्छा। तो हम वेट कर रहे थे कि इन्फेंट्री हमसे फायर भागे, और हमारा जो ओपी ऑफिसर है कैप्टन जामवाल, वो लीडिंग कंपनी कमांडर के साथ ऑलरेडी मेन आइलैंड में जा चुका था फायर को डायरेक्ट करने के लिए। तो हमारी फायर की आर्टिलरी की तभी जरूरत पड़ती है जब इन्फेंट्री के पास सामने जो अगर दुश्मन है, उनके जो रेंज, जिससे उनके फायर करने का रेंज से ज्यादा हो जाता है, 2 से 3 हजार किलोमीटर, तभी आर्टिलरी फायर को दुश्मन के ऊपर गिराया जाता है। तो हम तैयार बैठे थे कि अगर वो हमको वो करे तो हम तुरंत ऑर्डर को फायर करें और गन्स एनिमी को न्यूट्रलाइज करें। लेकिन तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह उन्होंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट गोयुम को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, वो और इवेंचुअलिटी आई नहीं? इवेंचुअली आई नहीं। सबसे बड़ा इसका असर उनके लिए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट था। जब IL-76 एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है, उसकी बहुत ज्यादा आवाज आती है, और उसको रोकने के लिए जब वो रिवर्स थ्रॉटल करते हैं रनवे के कम करने के लिए, उससे आवाज चौगुना बढ़ जाती है। 2 जहानों ने लैंड किया, इतनी ज्यादा आवाजें, तो उनके हौसले टूट गए और वहां से भाग लिए। वो डिमोरलाइज हो गए? वो डिमोरलाइज है, और उन्होंने सोचा ही नहीं था इतने जल्दी कि इंडियन आर्मी के ट्रूप्स पहुंच सकते हैं वहां पर। ये उनकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने बाद में देखा, हमेशा होता है कि बहुत सारे हम सबक सीखते हैं, बहुत से हर बार कोई चीज नहीं होती है कि इसमें लेसन्स एयरबॉर्न लर्न ऑपरेशन। क्या थे? लेसन ये, अगर एयरबॉर्न ऑपरेशन ड्रॉप करना है कहीं जीरो स्टार्ट में, वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए यह है कि आप एक कंपनी या 2 कंपनी को और एक बैटरी को पैराशूट ड्रॉ करके, एमिनिशन ड्रॉ करके, और बैठे रहे, स्टेट जो ऑफ कि बहुत ही रेडीनेस मुश्किल। रहे। जी। स्टेट ऑफ रेडनेस, जिसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं, फौज में जी हाँ। बोलते हैं। उस दिन पहली बार हम लोगों ने देखा, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मोबिलाइजेशन की जीरो स्टार्ट से, वो उस दिन हमारे काम में आई, क्योंकि लोगों ने सही तरीके से मोबिलाइजेशन किया था। हर एक गनर को पता था उसका डिटैचमेंट कौन सा है, कौन सी गाड़ी में उसको बैठना है, कौन सी गाड़ी नंबर उसको कितना एमिनिशन उसने लोड करना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, एक दूसरे में पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी जो पीस टाइम की सिखलाई थी मोबिलाइजेशन, वो हमारे बहुत काम आई उस दिन, और उसकी वजह से हम बिना किसी कंफ्यूजन के इन्फेंट्री एज वेल एज आर्टिलरी
और बाकी आर्म अदर सर्विसेज भी उस दिन हम के सब बिना किसी प्रॉब्लम के इस ऑपरेशन को पूरा कर सके। जो आपके साथ 6 गन आपने बताया गई थी सुबह तक रेडीनेस में थी, तो आप उसमें बैटरी कमांडर कौन थे? उस समय तो बैटरी कमांडर मेजर संधू थे और जामवाल साहब ओपी थे, जामवाल ओपी ऑफिसर थे। और वो आपने नाम बताया कि एक आपके सर्वे ऑफिसर थे जो एक ग्रिड पे लाए, वो क्या नाम था? संजय सिंह, कैप्टन संजय संजय सिंह। और गन पोजीशन ऑफिसर? गन पोजीशन तो हमारे जेसीओ कर रहा था उस समय, क्योंकि हमारा ये 6 गने एक ही बैटरी की नहीं थी, मिक्स आ पाई थी, मिक्स थी। मिक्स हो गई थी। इज नॉट पॉसिबल टू जो और जो ये पहले आता गया उसको हम लोड करते गए। तो ये भी एक शायद बहुत ही खास स्थिति थी कि एक बैटरी तैयार की गई बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल 3 बैटरीज। जो पहले आ गया उसको लोड कर दिया। जी हाँ। दूसरा क्या, अगर इस तरह की प्रिपरेशन की बात आती है, अपनी जो मोबिलाइजेशन स्कीम है वो दोबारा चेंज करनी पड़ेगी एयरबॉर्न बैटरी के लिए। एक तो नॉर्मल लैंड ऑपरेशन के लिए होता है, अगर एयरबॉर्न पैराड्रॉप होना है तो इन्फेंट्री बटालियन और एक बैटरी या रेजिमेंट को 6 गनों को कम से कम पैराशूट से पैक करके, हैवी लोड पे पैक करके, साथ में एम्यूनिशन ड्रॉ करके उसको भी पैक करके पैराशूट बांध करके एक जगह पे रखना चाहिए, जहां से वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पे जा सके। बिल्कुल ठीक। दूसरा उस समय ये भी था कि हम किस टाइप का एम्यूनिशन ले जाएं, हमें पता नहीं था किस टाइप का एनिमी हमको मिलेगा। तो नॉर्मली हम लोग हाई एक्सप्लोसिव यूज करते हैं या एयर बस यूज करते हैं। एयर बस तब यूज करते हैं मान लीजिए अगर दुश्मन खुला हुआ है और बंकर में नहीं है, तो उससे बहुत ही इफेक्टिव होता है। और स्मोक भी रखते हैं साथ में, मान लीजिए अगर टारगेट को इंडिकेट करना पड़ जाए एयरफोर्स को या नेवी को, तो दूर से पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह में हम चाहते वहां फायर किया जाए। पूरे ऑपरेशन में एक चीज हमने देखी, जो जोश मैंने देखा उस दिन, वो उतना शायद मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो जो एक जज्बा था कि ऑपरेशन कामयाब करना है मिशन। और हम उस समय देश की बात नहीं सोचते थे, प्राइम मिनिस्टर की सोचते थे, सिर्फ सोच रहे थे अपने ब्रिगेड कमांडर को हम लेट डाउन नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और बाद में पता चला कि जो ऑपरेशन था और मैप वगैरह मिल गए थे, और हुलेले और बाले में करीब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर बाद में पता चला कि चाइना ने एक वहां से उनको रोड बना करके उसको कनेक्ट कर दिया है अभी उसके बाद हुआ ये। बाद चाइना और हम वहां से वापस आ गए। और दूसरी चीज थी कि बहुत बड़ी, जो आज तक किसी ने समझ में नहीं आई है, कि हमने इतना बड़ा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और बदले में उस कंट्री से कुछ नहीं मांगा। ये भी बहुत खास बात। हमने कुछ नहीं मांगा। और यही मेरी फीलिंग थी जब हम 71 वॉर में भी मैंने हिस्सा लिया। हम लोग वहां पैराड्रॉप हुए थे, बांग्लादेश में हमने आजादी दिलाई। उस समय भी हमारी कंट्री ने बदले में कुछ कंट्री से नहीं मांगा। ये भी बहुत तारीफ काबिल बात है। और कुछ मैं और आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो पहला एयरक्राफ्ट गया था उसमें एक वहां पर जो हाई कमिश्नर थे वो भी शायद गए थे, तो जी हाँ। उसके हाँ वो भी आपको शायद याद होगा कि वो पहले एयरक्राफ्ट में मिस्टर बनर्जी गए थे। जी हाँ। और दूसरी चीज कि आपने बताया कि आर्टिलरी के रोल को क्लियर करते हुए कि जब इन्फेंट्री के काबिलियत के बाहर होती है रेंज के हिसाब से, तब आर्टिलरी फायर दिया जाता है सपोर्ट। तो इसमें क्या इन्फेंट्री जो गई थी 6 पैरा, वो अपने सपोर्ट वेपन्स ले गए थे? जी हाँ, ले गए थे, वो ले गए थे, वेपन्स लेके गए थे। तो वो उनके पास। और कोई इसमें यदि आप देखें कि जब आप आगरा में एयरफील्ड पर पहुंचे तो वहां पर वो जो और दोनों IL-76 के दोनों पायलट्स होंगे, नेविगेटर होगा, कोई शायद वो पैरा जंप इंस्ट्रक्टर्स वगैरह भी गए थे, उस वक्त तक तो क्लियर नहीं था। तो आपका क्या ख्याल है आर्मी और एयरफोर्स के कोऑपरेशन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है जी। और ये मैंने पहली बार देखा, इतना अच्छा कोऑपरेशन था हमारा आर्मी एयरफोर्स। और बाद में नेवी भी इन्वॉल्व हो गई थी जब दूसरे दिन उनके शिप आ गए थे, उन्होंने हमको फायर भी किया था। तीनों सर्विस ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिलाया था, और अधिकतर हम लोग एक दूसरे को जानते भी थे आगरा में होते हुए, पैराट्रूपर्स खास तौर से। तो ये तीनों ट्राई सर्विस का जो कोऑपरेशन था बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा और कोई खास मेमोरी जो आपकी याद में है उस ऑपरेशन जिसको बाद में कैक्टस का नाम दिया गया, उसके बारे में? मुझे तो यही सबसे बड़ा लगा था जब मुझे बताया गया कि अगर पहला एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचता है, यू आर द कमांडर ऑफ द सेकंड टास्क फोर्स, आई फेल ऑफ फ्रॉम माय चेयर। बट दैट इज इट विल हैपन इन वॉर।
जी, this will Nothing happen in goes the as per war. planning. It has just happened in Iran. Yeah, you're right. और आप वहां कितने दिन कितने वक्त तक रहे? तीसरे दिन हम लोग वापस आ गए थे, डे इंडक्शन शुरू हो गया था। हाँ, 6 पैरा जाते दिन रहे, हम लोग धीरे धीरे वहां से वापस आ गए थे, एज एंड व्हेन एयरक्राफ्ट वर मेड अवेलेबल। ये जो आपने बात बताई कि ये रेजिमेंट को किसी यूनिट के लिए इस तरह का मौका शायद ही एक बार मिले बरसों में, लेकिन ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी लीडरशिप और पूरे फॉर्मेशन का ओवरऑल स्पिरिट है जो आपने इस खुलासा किया कि सबके दिमाग में ये बात बिल्कुल और दिल में थी कि हमने अपने ब्रिगेड कमांडर को, बलसारा साहब को किसी भी तरह लेट डाउन नहीं करना है अगर उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है। तो ये इस तरह की फीलिंग, ये भावना ही कामयाबी हासिल करने में मदद देती। बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से हम और भी आपसे बात करेंगे। आपकी लंबी जो फौज में सर्विस रही है और उसमें जो बहुत आपने कुछ टॉप ऑफिसर्स के साथ, अच्छे लीडर्स के साथ सर्विस की, सीखने का मौका मिला कुछ करने का, तो उसके बारे में थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।